दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि आज साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले दीपावली के दूसरे दिन यानी कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था जो भारत में दिखा था। इस बार भी आज अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखेगा ही, साथ ही साथ ये आधी दुनिया के हिस्से पर भी प्रभाव दिखाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण का समय के बारे में अगर बात किया जाए तो चंद्र ग्रहण आज 8 नवंबर 2022 को दिख रहा है। आज शाम 5:32 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम 7:27 पर खत्म हो जाएगा। आखिरी चंद्र ग्रहण की भारत में कुल अवधि 1 घंटा 55 मिनट तक रहेगी, यानी कि चंद्र ग्रहण आपको 1 घंटा 55 मिनट तक दिखाई देगा। इसके साथ ही भारत के प्रमुख शहर दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची आदि में दिखाई देगा। अगर आप सीमांचल मिथिलांचल के रहने वाले तो फिर आप भी चंद्र ग्रहण देख सकते हैं, जो 5:32 से शुरू होगा और ये खत्म 7:27 पर होगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, गया समेत 8 जिलों में ठंड बढ़ गई है। लगातार तापमान में हो रही गिरावट से आने वाले दिनों में यहां कड़ाके की ठंड रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के समस्तीपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, गया, सासाराम, औरंगाबाद, सहरसा, फॉरबिसगंज जैसे शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे इन जिलों में ठंड बढ़ने लगा है। आपको बता दूं कि बिहार में पूर्वा हवाओं का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल मिथिलांचल, पटना समेत पूरे बिहार में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को दिन में ठंड महसूस नहीं हो रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण किए गए छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2022-23 सत्र के लिए आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरे स्टूडेंट के डमी कार्ड जारी कर दिए हैं, यानी कि डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह समिति द्वारा बिहार बोर्ड डमी एडमिट कार्ड 2022 स्टूडेंट के लिए विवरणों की जाँच के लिए जारी कर दिए हैं। छात्र छात्राएं अपने अनौपचारिक प्रवेश पत्र को प्राप्त करके इसमें दिए गए अपने विवरणों की जांच कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की गलती की स्थिति में अपने इसमें आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएसईबी ने यानी कि बिहार बोर्ड ने डमी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एडमिट कार्ड 2022 में गलती सुधार की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उपचुनाव के परिणाम को लेकर के बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में सहानुभूति फैक्टर होने के बाद भी हम चंद वोटों से ही हारे हैं। बीजेपी इस सोच में डूबी होगी और उनका टेंशन खाया जा रही होगी कि उनके कोर वोटर्स पर महागठबंधन ने सेंधमारी कर ली है। इसके अलावा दोनों प्रत्याशियों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोकामा और गोपालगंज की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं, जब दोनों प्रत्याशियों को भी शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोकामा चुनाव एक तरफा रहा है, पहले से ही जीत तय थी। वहीं गोपालगंज उपचुनाव में हार पर कहा है कि जहां पहले हम 20 से 40 हजार वोटों के फर्क में हारते थे, इस बार वह फर्क मात्र 2000 भी नहीं पहुंच पाया। सहानुभूति फैक्टर होने के बाद भी चंद वोटों से ही आरजेडी हारी है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मुकाबला दिलचस्प रहा। हम लोगों का जो भी प्रयोग था वह काफी हद तक सफल रहा। दिवाली और छठ के मौसम में चुनाव रखा गया, लेकिन फिर भी जहां 40,000 से हारते थे वहां कुछ ही वोटों का फर्क रहा। मात्र 1700 वोट से गोपालगंज में हमारी हार हुई है। गोपालगंज की जनता और बीजेपी की कोर वोटर्स हमारे पाले में आ गए हैं। बीजेपी के वोटर पर महागठबंधन के लोगों ने सेंधमारी का काम कर दिया है। यह सभी महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता के दरबार में कई गंभीर मामले सामने आए, जहां ये कल आए हैं। मधुबनी से आए एक फरियादी ने कहा है कि दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी ने 50,000 रुपये मांगे हैं। हमने नहीं दिया तो फिर बाहर निकाल दिया और कहा है कि जाइए, नहीं करेंगे दाखिल खारिज, पैसा दीजिए
तभी दाखिल खारिज होगा। पैसा ऊपर तक जाता है, मुख्यमंत्री तक नीचे से पैसा जाता है, डीएम साहब को भी पैसा जाता है। ये शिकायत सुनकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया और कहा कि मधुबनी के शख्स आए हैं, इनका दाखिल खारिज सीईओ नहीं कर रहा है, इसको दिखवाइए, सीईओ बहुत इधर उधर कर रहा है। वहीं पर अररिया से जमीन कब्जा की लगातार शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह उठे, कमाल है भाई, अररिया में ये क्या हो रहा है, बहुत क्राइम बढ़ गया है। लगातार शिकायत सुनकर के नीतीश कुमार ने भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, अररिया में जमीन का कब्जा करने की लगातार शिकायतें आ रही है, कोई ना कोई जो इस तरह का काम कर रहा है, कब्जा करने या फिर कुछ अन्य मामले भी है, गंभीर मामला है, इसको देखिए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है। इस बार का उपचुनाव बराबरी का रहा। इस चुनाव में 1 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज किया तो फिर वहीं 1 पर महागठबंधन ने। वहीं इस उपचुनाव का परिणाम आते ही बिहार विधानसभा और विधान परिषद के नेता विपक्ष के विरोधी दल ने महागठबंधन पर जमकर के हमला बोला है। बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह बराबरी नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज हम जीते हैं और मोकामा में बिहार सरकार हार गई है। मोकामा में महागठबंधन हार गया है, वहां छोटे सरकार अनंत सिंह की निजी जीत हुई है। मोकामा में सरकार चुनाव नहीं जीती है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वहां प्रशासनिक दुरुपयोग किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा ने वहां 63,000 वोट पाया। ये बताता है कि बिहार की जनता अभी भी भाजपा को कितना पसंद करती है। इसके अलावा जब ये सवाल भी किया गया कि मोकामा में आपकी जिम्मेदारी थी, इसके बावजूद चूक कहां हुई, तो उन्होंने कहा है कि हमने मोकामा में भी जीत दर्ज किया है। हमने वहां प्रशासनिक दुरुपयोग के बाद भी 63,000 वोट लिया है। वहां वातावरण कितना भयभीत था, जिस तरह का माहौल था, वहां साम्यगर में इस तरीके के से प्रशासनिक का दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मोबाइल से कई लोगों को फोन कर रहे थे, इसके बावजूद भी हमने इतना वोट लाया, वह कम नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश शहर भीषण प्रदूषण की चपेट में हैं। हवा में धुलकन बढ़ने से लोगों का दम फूल रहा है। कई शहरों में स्थिति गंभीर हो चुकी है। छपरा, कटिहार और सिवान की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जबकि राजधानी पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 246 रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी इससे निपटने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा बनाए गए नियम केवल फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं, ना तो नियमों का पालन करने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और न ही नगर निगम की ओर से पहल की जा रही है। इसका परिणाम है कि आम लोग प्रदूषण एवं उससे जनित बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, उसे पालन करने के लिए जिला प्रशासन एवं पटना नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। उन नियमों को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए शहर की सड़कों से धूल और बालू उठाना जरूरी है, तभी वायु में तैर रहे धुलकन कम किए जा सकेंगे। इसके लिए प्रदूषण बोर्ड की ओर से कई बार पटना नगर निगम को निर्देश जारी किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि ऑनलाइन दाखिल खारिज के नियम में बदलाव होने जा रहा है। अब जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया अब और पारदर्शी हो जाएगी। अब तक ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले में अंचल कर्मियों की ही मनमानी चलती थी, लेकिन नई व्यवस्था के आ जाने से अब मनमानी नहीं चलेगी। जहां अभी तक ऑनलाइन दाखिल खारिज पिक एंड चूज का नियम से होता था, जिससे अंचल कर्मियों की खूब मनमानी चलती थी। इसी मनमानी को रोकने के लिए जल्द फीफो लागू होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पिक एंड चूज और फीफो क्या है, तो हम आपको बता दें कि पिक एंड चूज का मतलब है अपने मन से किसी का चुनाव। इसके तहत दाखिल खारिज के लिए आए आवेदनों में से अंचल कर्मी अपने मन से किसी के भी आवेदन के आधार पर म्यूटेशन का काम करा सकते हैं। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई महीने किसी की बारी नहीं आती थी, लोगों को ये पता नहीं चल पाता था कि उसकी बारी कब आएगी। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। ये व्यवस्था लागू करने के बाद म्यूटेशन के जो आवेदन पहले आएंगे उसका निपटारा पहले करना अंचल कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। इससे अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे अंचल कर्मी म्यूटेशन के मामले में पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे। नए व्यवस्था फीफो को लागू करने के लिए पहले ट्रायल के लिए कुछ जिलों के कुछ अंचलों का चुनाव किया गया है। इसमें हाजीपुर, समस्तीपुर, नवादा, भागलपुर और सीवान के कुछ अंचलों को चुना गया है। इस अंचलों से प्राप्त इनपुट के आधार पर ही इसे पूरे बिहार के सभी जिलों में इसको लागू किया जाएगा।
दोस्तों बात करेंगे कि देश में बढ़ती महंगाई से आम लोगों के लिए दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही है और सब्जियों से लेकर के FMCG आइटम्स भी महंगे होते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक ऐसी खबर आई है जो घर बनाने वाले या फिर कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए चिंताएं बढ़ा सकती है, क्योंकि सीमेंट की कीमतों को लेकर के यह खबर है। अभी पिछले महीने ही सीमेंट के दामों में 3 से 4 रुपए प्रति बैग का इजाफा देखा गया था और अब नवंबर में भी सीमेंट के बैग के रेट बढ़ने वाले हैं। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा है कि सीमेंट कंपनियां नवंबर में कीमतों में 10 रुपए से 30 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर अब आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 10 से लेकर के 30 रुपए प्रति बैग सीमेंट के दाम बढ़ने वाले हैं। जहां ऐसे में अगर आप काम करने वाले हैं तो फिर आप सोच समझ करके काम करें। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जल्द ही बिहार के माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर बहाली के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिहार के स्कूलों में तकरीबन 6000 से ज्यादा ऐसे पद खाली हैं। ऐसे में विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्त पड़े पदों की यानी कि खाली पड़े पदों की जानकारी उपलब्ध कराने को कही है। शिक्षा विभाग ने इसी साल की शुरुआत में ही 8386 माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर बहाली के लिए आवेदन मांगा गया था। दोस्तों बात करेंगे कि रविवार को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के अलावा सांसद राजीव प्रताप रूडी, बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के अलावा कई विधायक भी मौजूद रहे। इस उद्घाटन के साथ ही 32 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ हो गया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन अवसर पर मुख्य सांस्कृतिक पंडाल में उप मुख्यमंत्री और फिर अन्य विशिष्ट अतिथियों को मंच पर पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और फिर शॉल देकर के सम्मानित किया गया है। सोनपुर पशु मेला का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सारण जिला प्रशासन द्वारा निर्मित मेला ऐप का भी लोकार्पण किया है। दोस्तों बात करेंगे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के नतीजों को भाजपा के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि परिणाम खुद बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सभी 40 सीटें भाजपा की ही झोली में आने वाली है। शाहनवाज हुसैन ने दोनों सीटों के नतीजे जारी होने के बाद कहा कि जदयू ने जिस मकसद से भाजपा का साथ छोड़ा था वह तो इस चुनाव में अधूरा ही रह गया है। आरजेडी जदयू एक साथ आकर भी गोपालगंज में भाजपा को नहीं हरा सके। इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है और इस चुनाव का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उपचुनाव के परिणाम के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जदयू ने भाजपा से नाता तोड़ करके राजद का साथ थामा था, लेकिन क्या हुआ, वह भाजपा को गोपालगंज में भी नहीं हरा सका। इससे साफ संदेश है कि ये मिल भी जाए तब भी भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। मोकामा में आरजेडी जीती जरूर है, लेकिन उसके जीत का अंतर इस बार कम हो गया है। ये दिखाता है कि भविष्य भाजपा का है। हम लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे कि बिजली का झंझट, ना वाटर प्यूरिफायर की तरह पानी की बर्बादी, इसके बाद भी शुद्ध पेयजल कीमत भी महज 2 से लेकर के 400 रुपए, जिसे आम आदमी आसानी से खरीद सके। जी हाँ, बिहार के मधुबनी जिले में ऐसा ही मटका फिल्टर बनाया जा रहा है। 12 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये मटका फिल्टर हजारों ग्रामीणों के लिए वाटर प्यूरिफायर की जरूरत पूरी कर रहा है। इससे करीब 100 कुम्हारों को रोजगार भी मिला है। जी हाँ, जिले के घोघरडीहा प्रखंड के स्वराज विकास संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने फुलपरास प्रखंड में जल की गुणवत्ता पर काम करने के दौरान पाया है कि मापदंड से अधिक आयरन होने के कारण यहाँ हैंडपंप से निकलने वाला पानी पीला है। इससे ग्रामीण पेट की कई बीमारियों से पीड़ित थे। इस पर ऐसे फिल्टर का विचार आया जिसे कम खर्च में ग्रामीण घरों में लगा सके। उनका ध्यान पानी साफ करने की परंपरागत मटका विधि पर गया। इसके बाद साल 2010 में इस पर काम शुरू हुआ। स्थानीय कुम्हारों से मटका बनवा करके इसका निःशुल्क वितरण किया गया। बीते 12 सालों में उन्होंने घोघरडीहा, खोटोना और फिर अंधरकाठी प्रखंड के 5 दर्जन से अधिक गांव में करीब 6000 लोगों को ये मटका फिल्टर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इस पर आने वाला खर्च वे लोगों के सहयोग और फिर संस्थान के माध्यम से उठाते हैं। मटका फिल्टर 3 मटकों को एक के ऊपर एक रख करके तैयार किया जाता है। पहला मटका खाली रहता है जिसमें पानी डाला जाता है। दूसरे में फिल्टर के लिए बालू, चारकोल और नायलॉन की जाली लगी होती है। इससे पानी छन करके तीसरे मटके में पहुंचता है जो शुद्ध होता है। इसमें लगी टोंटी से पानी निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से आयरन समेत अन्य अशुद्धियां दूर हो जाती है। मटका में पानी ठंडा भी रहता है, इस कारण फ्रिज का उपयोग भी नहीं करना पड़ता है।
दोस्तों बात करेंगे कि कुर्नी में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। यह 5 दिसंबर को यहां मतदान होगा। रविवार को वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कुर्नी विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मजबूती से वीआईपी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। 16 तारीख को चुनाव का नॉमिनेशन करेंगे। यह कुछ ही दिनों में प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि अभी प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया है, मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। मोकामा और गोपालगंज में जैसे मैंने महागठबंधन को समर्थन किया है, मैं चाहूंगा कि वे भी हमें समर्थन करें। अगर नहीं समर्थन करते हैं तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। मेरी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी को मुझे हराना है। मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन का दोनों सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। मोकामा जीत लिया लेकिन कुछ वोटों से गोपालगंज हार गए। उन्होंने कहा कि 2020 में 40,000 वोटों से बीजेपी ने बसपा को हराया था। ये लिमिट इस बार 2000 पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि चुनाव महागठबंधन के पक्ष में लिया गया है, वो हमें समर्थन करते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। हम लोग कई सालों से मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने देश के 6 राज्यों के कुल 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत पर विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने की सलाह दे दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यूपी, ओडिशा, हरियाणा और बिहार की एक सीट पर भाजपा को मिली जीत को सीधे धर्म से जोड़ते हुए विपक्ष को चिंतन की सलाह दी है। प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर अकेले भाजपा को जीत मिली है। उससे समझा जा सकता है कि देश में आज भी मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर है और उसका सबसे बड़ा कारण धर्म है। इसीलिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को इस चुनाव परिणाम की गंभीरता से व्याख्या करने की जरूरत है। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 30 सालों से बगैर कोई काम किए नेता चुनाव जीत रहे हैं। नेता को विश्वास है कि जनता भला बुरा बोलेगी लेकिन वोट हमें देगी। उन्होंने केवल चुनाव के 10 दिन जनता से सुनने को मिलेगा या फिर 5 साल मौज होगा। प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पद यात्रा के 36वें दिन रविवार को योगापट्टी प्रखंड के चौमुखा गांव में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अगर आप आगे भी ऐसे ही वोट करते रहें तो फिर अपनी दशा के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपको अपने भविष्य के लिए खुद सजग होना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि रोजगार तलाशने के लिए बिहार के लोगों को अपने घर, परिवार और फिर गांव छोड़ करके ना जाना पड़े। जैसे अन्य राज्यों की सरकारों ने रोजगार की व्यवस्था की है, वहां के स्थानीय लोगों के लिए 12 से 15,000 रुपए की नौकरियों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। वैसे ही व्यवस्था हम बिहार में बनाना चाहते हैं और ये संभव है, ये हो सकता है, हम ये करेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में भाजपा तमाम गुना गणित लगाने के बाद भी भूमिहार मतदाताओं को साधने में फेल हो गई। भूमिहार बहुल मोकामा को जिताने के लिए भाजपा ने बिरादरी विशेष के 3 नेताओं यानी कि विजय सिन्हा, रजनीश कुमार और मनोज शर्मा को विशेष उत्तराधित्व सौंपा था, लेकिन तिकड़ी का खास असर नहीं दिखा। जब बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा ने विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष का पद देकर के बोचा में नाराज भूमिहार समाज को साधने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। संगठन को विजय सिन्हा से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अपनी पंचायत में भी नेता प्रतिपक्ष भाजपा को नहीं जिता पाए। तो दोस्तों बॉलीवुड का एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल तक का सफर उसके ऐसे ही बाजीगरी की कहानी कहता है। इस टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हार करके जीता है। जहां 5 नवंबर तक सेमीफाइनल के सीन से लगभग पाकिस्तान बाहर था, लेकिन 6 नवंबर को अचानक से ही किस्मत ने यू टर्न लिया और सारे नतीजे उसके फेवर में आ गए। आपको बता दूं कि 6 नवंबर को ऐसा क्या खास हुआ जिसने पाकिस्तान के लिए कांटों से भरे डगर को आसान कर दिया। ऐसा मुमकिन हुआ क्योंकि नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार गई और बांग्लादेश से पाकिस्तान जीत गया। अब पाकिस्तान के 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक है और वे भारत के साथ सेमीफाइनल में जाने का टिकट ले चुका है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए टिकट के लिए नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका का हारना या फिर उसके मुकाबले का धुलना जरूरी था। इसके बाद ये भी चाहिए था कि वह बांग्लादेश से अपना मुकाबला जीते। ये दोनों ही नतीजे उसके फेवर में रहे और वह सेमीफाइनल में पहुंच गया, यानी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। लेकिन पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना टूर्नामेंट में कभी भी आसान नहीं था। ऐसा इस वजह से क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर इस टीम की शुरुआत काफ़ी भयावह रही थी। पाकिस्तान की टीम सुपर 12 में अपने पहले 2 मैच हार चुकी थी। जब पहले मैच में
अब भारत ने हराया तो फिर बात समझ में आ गई। भारत से हार को पाकिस्तान हजम भी कर गया, लेकिन फिर अगले ही मैच में जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने उसे लपेटे में लेकर के चौका दिया, उसके बाद पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल खेलने पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन किस्मत बदली और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गया। दोस्तों बात करेंगे कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वे बिहारियों के लिए गौरव का दिन होगा। विरोधी इस मुगालते में ना रहे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वे दिन समस्त बिहार वासियों के लिए गौरव का दिन होगा जब नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सामाजिक एकता के सूत्र में पूरे देश को बांध करके विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। ये भी कहा है कि समस्त विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर लाने के लिए जदयू ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू देश को भाजपा की साजिश से बचाना चाहती है तथा उसके नापाक मंसूबे का पर्दाफाश करके रहेगी। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अराजकता भाजपा की देन है। गाँव गलियारों में भाजपा की असलियत उजागर करने की उन्होंने सभी से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा सफल होती है तो फिर मुल्क तबाह होकर के रह जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि लोकसभा चुनाव में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करना है, तभी देश का विकास हो पाएगा। केंद्र की सरकार को सत्ता से बाहर करने को संकल्पित नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन में अति पिछड़ों के आरक्षण छीनने की बात को जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा की पाखंडी और फिर समाज तोड़ने एवं सामाजिक न्याय विरोधी राजनीति का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ भ्रमण यात्रा की शुरुआत करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों और फिर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में महापर्व छठ के गुजरने के बाद डेंगू मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखा जा रहा है। राजधानी पटना समेत अन्य हिस्सों में डेंगू के खतरनाक वेरिएंट डेन वी टाइप 2 स्ट्रेन कहर बरपा रहा है। आपको बता दूं कि IGIMS में डेंगू के सैंपलों की हो रही सीरो टाइपिंग जांच के बाद ये खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि IGIMS के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बिहार में पहली बार डेंगू के स्ट्रेन की पहचान के लिए सीरो टाइपिंग की जा रही है। जब पटना जिले में डेंगू बीमारी का प्रकोप इतना अधिक है कि इसने अपना बीते 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2016 से 2021 के बीच साल 2019 में 2905 मरीज मिले थे, जिसका रिकॉर्ड जिले में 10 दिन पहले ही टूट चुका है। अब तक जिले में 5529 डेंगू के नए मरीज मिल चुके हैं। और दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी एक मजाक बन करके रह गई है और खुद पुलिसकर्मी शराबबंदी कानून की खुल करके धज्जियां उड़ा रहे हैं। छपरा में एक दारोगा का शराब पीते हुए वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराब का सेवन करते हुए व्यक्ति की पहचान साजिदपुर थाना क्षेत्र के पदस्थापित सब इंस्पेक्टर भरत राय के रूप में हुई है। छपरा में शराब पीते दारोगा का वीडियो SI भरत राय का वायरल हुआ है। यह वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि SI भरत राय गुंजा गाते हुए फोन पर बात कर रहे हैं, वहीं सामने में शराब से भरे गिलास रखे हुए हैं। यह टेबल के नीचे दारू की बोतलें भी है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो YouTube के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। फिलहाल SI भरत राय छुट्टी पर चल रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भरत सिंह और अभिमन्यु सिंह पर बिहार शराब अधिनियम के तहत साजिदपुर थाने में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सारण SP संतोष कुमार ने दारोगा भरत राय को निलंबित कर दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में एक्सपर्ट डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होने वाली है। सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टरों के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर एक्सपर्ट रखे जाएंगे। जब राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह फैसला किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी PHC, अनुमंडलीय और जिला अस्पतालों में सबसे ज्यादा जरूरत है। इस संबंध में विभिन्न जिलों से विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी गई है ताकि उन पदों पर तत्काल बहाली की जा सके। वहीं बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर एवं पारा मेडिकल कर्मियों की नियमित नियुक्ति के साथ ही संविदा पर बहाली की प्रक्रिया भी साथ जारी है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। खास करके ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब राजधानी पटना के एक शिक्षक को बदमाशों ने ठगी का शिकार बनाया है। मामला पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का है, जहां साइबर अपराधियों ने एक शिक्षक के अकाउंट से करीब 4 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पीड़ित शिक्षक पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले विनोद सिंह है। ठगों ने पैन कार्ड अपडेट के नाम पर लिंक भेज करके उन्हें ठगी का शिकार बना लिया है। घटना के बाद शिक्षक साइबर सेल पहुंचे और फिर शिकायत दर्ज कराई। साथियों ने उनके खाते से लगभग 4 लाख रुपए उड़ा लिए।
दोस्तों बात करेंगे कि पटना में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए महावीर मंदिर पटना के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। महावीर मंदिर पटना में टेम्पल सुपरिटेंडेंट, सीनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। महावीर मंदिर पटना के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार महावीर मंदिर पटना के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.mahavirmandir.org/online एप्लीकेशन अपलोड फॉर्म पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर दूर सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। सोनपुर का ये मेला सिर्फ बिहार का सबसे बड़ा मेला ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। एक समय था जब कहा जाता था कि इस मेले में सुई से लेकर के हाथी तक बिकता है। ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक महत्व वाले सोनपुर क्षेत्र में लगने वाला सोनपुर मेला गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। प्रत्येक साल कार्तिक महीने से शुभारंभ होकर के एक महीने तक चलने वाले इस प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन इस साल रविवार को हुआ है। बिहार के सारण वैशाली जिले के सीमा पर ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक महत्व वाले सोनपुर क्षेत्र में लगने वाला सोनपुर मेला गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। यह प्रत्येक साल कार्तिक महीने से शुभारंभ होकर के एक महीने तक चलने वाले इस प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन इस साल रविवार को हुआ है। प्राचीन काल से लगने वाले इस मेले का स्वरूप कालांतर में भले ही कुछ बदला हो लेकिन इसकी महत्ता आज भी वही है। यही कारण है कि हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला, छत्तर मेला के नाम से भी जाने वाला सोनपुर मेले की शुरुआत कब से हुई इसकी कोई निश्चित जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। इतिहास की पुस्तकों में ये भी प्रमाण मिलता है कि मुगल सम्राट अकबर के प्रधान सेनापति महाराजा मान सिंह ने सोनपुर मेले में आकर के शाही सेना के लिए हाथी एवं अस्त्र शस्त्र की खरीदारी की थी। कहा जाता है कि पहले ये मेला हाजीपुर में लगता था। सिर्फ हरिहर नाथ की पूजा सोनपुर में होती थी। बाद में मेला भी सोनपुर में ही लगने लगा। वैसे इस मेले की ख्याति तो पशु मेले के रूप में होती है, लेकिन इस मेले में आमतौर पर सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं, मिलते हैं। मेले में जहां देश के अलग अलग क्षेत्र के लोग पशु खरीदने और फिर बेचने का काम करते हैं, पहुंचते हैं, वहीं विदेशी सैलानी भी यहाँ खींचे चले आते हैं। जब पहले सोनपुर मेले का मुख्य आकर्षक यहाँ बिकने वाली बड़ी संख्या में हाथी घोड़े से थी, लेकिन सरकार के द्वारा लाए गए पशु संरक्षण कानून के कारण अब हाथी भी बिक्री नहीं की जाती है। दोस्तों बात करेंगे कि 3 महीने के अंदर करीब 4000 गैर पंजीकृत मंदिरों, मठों और न्याय ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिहार के कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने इसको लेकर के बिहार के सभी 38 जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। कानून मंत्री शमीम अहमद ने बीते शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी है। मंत्री ने कहा है कि बिहार में कई मंदिरों के पुजारियों और फिर मठों के महंतों ने जमीन ट्रांसफर कर दी है या फिर उसे बेच दी है। इस मामले में बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितताएं सामने आई है। कानून मंत्री शमीम अहमद ने कहा है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट कानून 1950 के मुताबिक बिहार के सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। गैर कानूनी दावों से मंदिरों की जमीन समेत संपत्तियों की हिफाजत के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बिहार के सभी जिलों में मिलाकर के करीब 4000 और गैर पंजीकृत सार्वजनिक मंदिर, मठ और फिर ट्रस्ट हैं। दोस्तों अब खबर बिहार के शेखपुरा की है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 4 महीने के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या करके उनके शव को गंगा नदी में फेंक दिया। दरअसल शख्स की पत्नी का देवर के साथ अफेयर चल रहा था। एसपी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मृतका अपने देवर से प्यार करती थी। पति इस बात का विरोध भी करता था, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा और पति ने अपनी पत्नी और बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी। पति से हुए विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी, लेकिन पति उसे वापस ससुराल ले आया और फिर पत्नी और बच्चे को रात में नशे का इंजेक्शन देकर के बेहोश कर दिया। इसके बाद रात में ही एम्बुलेंस से पति दोनों को मुंगेर ले गया और दोनों को गंगा नदी में फेंक दिया। घर आकर के उसने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि उसकी पत्नी भाग गई है, लेकिन पुलिस के जांच में खुलासा हुआ है। एसपी ने बताया है कि झारखंड के बोकारो की रहने वाली दिव्या कुमारी और शेखपुरा के आशीष कुमार ने 2 साल पहले लव मैरिज किया था। फिलहाल पति और एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि 15 दिनों पहले सूर्य ग्रहण लगने के बाद अब चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और ये भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्वी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर शहर में दिखाई देगा। दरअसल भारत में ये चंद्र ग्रहण पूर्वी दिशा के शहरों में चंद्रोदय के साथ ही दिखाई देने लगेगा। ये चंद्र ग्रहण चूंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है इसीलिए इसका सूतक काल मान्य होगा और 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनेताओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जन सूरज पद यात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण के चौमुखा पंचायत में प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नेता को इस बात का आभास हो गया है कि जनता उन्हें 10 दिन सुनाएगी, सर नीचे झुकाएंगे, लोग इन्हें गाली देंगे, उठक बैठक करवाएंगे, भला बुरा बोलेंगे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ के नेताओं को ये भी बात समझ में आ गई है कि उन्हें केवल चुनावी 10 दिन जनता से सुनने मिलेगा, इसके बाद आने वाले 5 साल उनकी मौज होगी। लोगों को समझाते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि अगर आप आगे भी ऐसे ही वोट करते रहें तो फिर अपनी दशा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए आपको अपने भविष्य के लिए खुद सजग होना पड़ेगा। दोस्तों बात करेंगे कि देश में इंदौर कई सालों से सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इस बार भी इंदौर को सबसे साफ सुथरा शहर माना गया है। अब राजधानी पटना भी इंदौर की तरह साफ सुथरा नजर आएगा। पटना नगर निगम स्वच्छता सर्वे 2023 में बेहतर रैंक हासिल करने के लिए इंदौर की ह्यूमन मैट्रिक्स सिक्योरिटी नामक कंपनी की देखरेख में अब पटना को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। जहां नगर निगम ने इसके लिए कंपनी के साथ अनुबंधन किया है, जिसमें हर माह कंपनी को करीब 35 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा। कंपनी के 150 से अधिक कर्मचारी को इस काम में लगाया जाएगा। पटना शहर की सड़कों और गलियों के कॉर्नर पर कचरे का ढेर ना दिखे, इसके लिए सबसे पहले प्रयास शुरू किए जाएंगे। इसके बाद एक एक करके सभी कमजोर कड़ियों को मजबूत बनाया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में मोकामा और गोपालगंज चुनाव में दोनों जगहों पर महिलाओं की हुई जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। जब उन्होंने दोनों जगहों से महिलाओं के जीतने पर विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर के उन्होंने जीत का ताज पहनी दोनों महिलाओं को बधाई दी है। वहीं इसी बहाने उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार और जदयू पर निशाना साधा है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि पिछले बार जब अनंत सिंह राजद के टिकट पर जीते तो फिर उस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे। इसके बाद भी एनडीए को सिर्फ 42,000 वोट मिले थे, जबकि इस बार वे खुद आरजेडी के साथ थे, लेकिन इसके बाद भी भाजपा के उम्मीदवार को 62,000 वोट मिले। पिछले बार से 20,000 अधिक वोटों का अंतर बताता है कि नीतीश कुमार और जदयू के हिस्से के वोट इस बार आरजेडी को नहीं मिले। जाहिर है नीतीश कुमार और जदयू को लोगों ने नकार दिया है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष ने बताया है कि वे जल्द ही अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। फिलहाल वे पूरे बिहार में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसके बाद पार्टी की घोषणा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सारण जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है। छपरा में खाद्य निगम के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते करोड़ों रुपए की संपत्ति जल करके खाक हो गई। जूट के बैग और खाद्य सामग्री का बड़ा नुकसान हुआ है। यह घटना रविवार देर रात बताई जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए 3 जिलों से दमकल की गाड़ी मंगाए गए हैं। दोस्तों मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस को ही बंधक बना लिया गया। दरअसल 2 भाइयों के बीच आपसी विवाद को पुलिस सुलझाने पहुंची थी। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को ही बंधक बना लिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद किसी तरीके से पुलिस को मुक्त कराया गया। आपको बता दूं कि यह घटना मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के कड़सिहा गाँव की है, जहाँ जमीन से संबंधित मामले को लेकर के 2 भाइयों के बीच पहले से विवाद था, जिसे सुलझाने के लिए गाँव के पंच बैठे हुए थे। इस बीच रमेश शाह, इंद्रेश शाह दोनों सगे भाइयों के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसे देख करके किसी ने 112 नंबर डायल पर पुलिस को बुला लिया। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस पर घर में घुसने का और पीटने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों हंगामा मचाने लगा और फिर पुलिस को बंधक बना लिया। दोस्तों बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का ऐलान होने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के छात्र नेताओं द्वारा
अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पिछले 2 सालों के अंतराल के बाद अब वापस से पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होने हैं। जब वही इस चुनाव को लेकर के सभी छात्र नेताओं द्वारा अपने अपने चुनावी रणनीति भी तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर के सभी पार्टियों ने कॉलेजों कैंपसों में जाकर के कैंपेन भी करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में अब इस छात्र संघ में चुनावी मैदान में उतरने वाले छात्र नेताओं के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दो कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अपना नामांकन दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में बने हुए सीनेट हॉल में जाकर के अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करना होगा। दोस्तों बात करेंगे कि पूर्णिया में बैंक, एसएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर आप इसकी तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप इस परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में एडमिशन लें। यहाँ फ्री में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आवेदन 10 नवंबर 2022 तक जमा होगा। यह प्रशिक्षण केंद्र पूर्णिया के निदेशक बीएल विश्वास ने बताया है कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए यूपीएलसी, बीपीएलसी से रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र पर 60 छात्राओं की 2 बैच को 6 माह तक प्रशिक्षण मिलेगा। तो दोस्तों बात कर देंगे कि बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के परिणाम ने बीजेपी को बड़ी नसीहत दे दी है। अगर आखिरी वक्त में चिराग पासवान बीजेपी के लिए मैदान में नहीं उतरते तो फिर भाजपा का क्या होता। सियासी जानकार मान रहे हैं कि चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तो फिर भाजपा की नैया डूबनी तय थी। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। गोपालगंज जैसी परंपरागत सीट पर बीजेपी अगर लगभग 2000 वोट से जीती है तो फिर इसका श्रेय चिराग पासवान को ही जाता है। लोकसभा सीट पर चिराग पासवान जाति के वोटरों की तादाद 8000 से ज्यादा बताई जाती है। जब पासवान जाति के वोटर चुनाव प्रचार के लिए शुरुआती दौर में आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में बताए जा रहे थे, लेकिन चुनाव के आखिरी दौर में चिराग पासवान के गोपालगंज में रोड शो ने माहौल बदल दिया। गोपालगंज के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक अगर पासवान जाति के वोटरों ने भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो फिर बीजेपी उम्मीदवार की हार तय थी। बीजेपी के रणनीतिकार इस बात से भी खुश है कि मोकामा जैसे सीट पर उसे लगभग 63,000 वोट आ गए। मोकामा एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी कम से कम 30 साल से चुनाव लड़ी ही नहीं। बीजेपी हमेशा अपने गठबंधन के सहयोग से पार्टी को मोकामा सीट देती आई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अपने यहाँ इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।